देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या होगा, स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग इस क्लास में हायर परचेस कर रहे थे, ठीक है। तो हायर परचेस का हम लोगों का एक ही क्लास हुआ है जहां पर हम लोगों ने बेसिक ऑफ हायर परचेस का जो भी होता है वो देखा कि हायर परचेस क्या होता है, ठीक है। और इस पे कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस भी होता है, वो भी हम लोगों ने किया कि अगर कुछ मिसिंग हो जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कैश प्राइस नहीं है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बस इतना ही किया था, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन और एक होमवर्क दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है। On 1/1/2010, X purchased a plant from Y on hire purchase system. X ने Y से खरीदा है. The hire purchase rate was settled at 60,000. Hire purchase rate बताया है. Hire purchase rate का मतलब होता है 60,000. इसका मतलब ये है कि अगर ये इंस्टॉलमेंट, मतलब हायर परचेस का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू खरीदना, जबकि इंस्टॉलमेंट हायर परचेस का जो मतलब मेन जो उसका फीचर्स है वो काफी अलग है, लेकिन यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट का बात होता है। इसे हायर चार्जेस भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअली हायर चार्जेस ही बोलना चाहिए, बट हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला लैंग्वेज ही ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो 60,000 देना पड़ेगा। 15,000 जो है 1/1/2010 में ही देना पड़ेगा, मतलब जिस दिन खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये डाउन पेमेंट होता है, ठीक है। जिस दिन खरीद रहे हैं अगर उसी दिन कुछ पेमेंट करना पड़ता है तो उसे हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं। एंड 15,000 एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव ईयर, ठीक है। तो अभी 15,000 देंगे तो ये डाउन पेमेंट हो गया। उसके बाद बाकी का पैसा हमें कैसे देना है, 15,000 करके 3 सक्सेसिव ईयर में ये हमें इंस्टॉलमेंट देते जाना है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर, जैसे बोल दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल के एंड में 15,000 करके हमें देना पड़ेगा। तो 15,000 करके अगर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45,000, ठीक है। तो 3 साल लगातार 15-15-15 पेमेंट करने पे 45,000 पेमेंट कर देंगे, और जिस दिन खरीदा उस दिन 15,000 पेमेंट कर दिए। तो इसका मतलब टोटल कितना पेमेंट हो गया, देखो वही 60,000 जो कि हायर परचेज प्राइस है। अब इसमें इंटरेस्ट भी है क्योंकि 15,000 तो हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट है। और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो मेन पैसा है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग आज अगर दे देते हैं तो उनके लिए 60,000 का वैल्यू जो है वो अगर हम लोग 3 साल बाद देंगे तो ऑब्वियसली जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वजह से क्या होता है, उसका प्राइस कम हो जाता है ना, तभी तो इंटरेस्ट लगता है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक हमें जो इंटरेस्ट दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से दे रहा है, ठीक है। वो कोई अलग से हमें नहीं दे रहा है। तो हमारा परचेसिंग पावर जो है वो तो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट कितना चार्ज है, 15% पर एनम, मतलब ये 15,000 में 15% करके इंटरेस्ट जो है, सॉरी 5% करके जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है हर 15,000 में। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, द एसेट वाज टू बी डेप्रिशिएटेड इन द बुक्स ऑफ द परचेजर एट 10% पर एनम। 10% पर एनम बेसिस पे डेप्रिशिएशन लगेगा परचेजर के बुक्स में। ये भी आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसके बुक्स में कैसे एंट्री होता है। एक्चुअली जो परचेजर है डेप्रिशिएशन उसी को लगाना चाहिए। वैसे एसेट का ओनरशिप किसके पास रहता है, हायर परचेज में अगर हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो ओनरशिप किसके पास रहता है, सेलर के पास या बायर के पास? हायर। नहीं, कब तक बायर के पास कब जाएगा, जब हम लोग लास्ट जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो पे करेंगे, है ना। ये तो इंस्टॉलमेंट वाला नहीं है। ये देखो बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप दोनों में ही ट्रांसफर हो सकता है लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है ना। देखो इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप तब ट्रांसफर हो जाता है जब खरीदते हैं तभी हो जाता है, चाहे इंस्टॉलमेंट 5 साल में कम, वैसे 5 साल नहीं होगा, चाहे इंस्टॉलमेंट 10 इंस्टॉलमेंट लगे, 5 इंस्टॉलमेंट लगे, लेकिन ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो जाता है जिस दिन खरीदते हैं। लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप तब ट्रांसफर होता है जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, पहले तो सिर्फ पोजीशन ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ओनरशिप जिसके पास रहेगा वो हो जाता है, हायर परचेज के केस में ओनरशिप जिसके पास रहता है वो सेलर होता है। मतलब कब तक रहेगा, जब तक वो पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता है। जैसे 15-15-15 करके जैसे 3 इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगा, ओनरशिप सेलर से बायर में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर यही वाला इंस्टॉलमेंट परचेस होता तो 1-1-10 को ही ओनरशिप जो है वो बायर के पास चला आता, ठीक है। ये कंसेप्ट था हायर परचेस का। अब यहाँ पर बोल रहा है
10% जो है डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमें तो नॉर्मली ये पता होता है कि एसेट का ओनर जो होता है वही डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट अलग है। ओनर के पास तो एसेट है ही नहीं, ठीक है, एसेट किसके पास है, बायर के पास है। तो कौन अपने बुक्स में एसेट दिखाएगा तो वैलिड होगा, ऑब्वियसली जो खरीदा है वही, ठीक है। तो उसी को एसेट का डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, तो वो ही एसेट का डेप्रिसिएशन दिखाएगा और पूरे 60,000 पे ही दिखाएगा, क्योंकि उसका परचेसिंग प्राइस तो 60,000 है। भले ही उसने अभी 15,000 दिया हो, बाकी 15,000 करके 3 बार देना बाकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिप्रिसिएशन 60,000 पे ही दिखाएगा, ठीक है। 10% पर एनम बायर दिखाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये अगर तुम लोग देखो तो AS1 जो होता है वहां पर हम लोगों ने देखा था ना, एक कंडीशन था कि मेटेरियल फैक्ट, ठीक है, मेटेरियल फैक्ट जो है मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब सब्सटेंस क्या है वो ज्यादा मैटर करता है, लॉ बड़ा बात नहीं है। लॉ तो बोल रहा है ओनर जो है उसी को डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली है किसके पास ये, अगर मेटेरियल फैक्ट देखे तो एसेट तो यूज कर रहा है जो बायर है वो, तो उसी को डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, जो कि हम लोगों ने AS1 का एकदम लास्ट पॉइंट था। ये वहां पर एग्जाम्पल भी लिया था मैंने कि हायर परचेज इसका एग्जाम्पल होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट वहां पर डिस्कस भी हम लोगों ने किया था, तो ये उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वो एज को फॉलो करते हुए ही बायर अपने बुक्स में डिप्रिसिएशन लगाता है, ठीक है, ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगेगा। अच्छा, गिवन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुइटी ऑफ ₹1 एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट इज 2.7232। अब ये एन्युटी कहां से आ गया, एन्युटी का मतलब होता है अगर कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट अगर हम लोग एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम के लिए अगर हम लोग फिक्स्ड अमाउंट जो है वो रिसिप्ट या पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एन्युटी दोनों केस में ही होगा, रिसिप्ट एंड पे। मतलब यहाँ पर तो नॉर्मली क्या हो रहा है, एक जन रिसिप्ट एक जन पे, ठीक है। एन्युटी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट, ये देखो 15,000 करके, कितने साल तक, 3 साल तक बता दिया है। तो ऐसा पेमेंट जो होता है ना, ऐसे पेमेंट को या ऐसे रिसिप्ट को, जिस अगर हम लोग सेलर की तरफ से देखेंगे तो उसके लिए हो जाएगा रिसिप्ट, और अगर हम लोग बायर की तरफ से देखेंगे तो उसके लिए हो जाएगा पेमेंट। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, देखो तो फिक्स्ड अमाउंट, एन्युटी का मतलब ये होता है, एक्चुअली ये एन्युटी जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में होता है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो एक्चुअली जो फाउंडेशन लेवल होता है, चाहे वो सीए हो, सीए में हो, उसमें फाउंडेशन लेवल पे टाइम वैल्यू मनी पे एन्युटी रहता है, और सीए का इंटर में भी रहता है, लेकिन अभी शायद हटा दिया, फिर भी ये करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं करने से एफएम जो सब्जेक्ट है वो नहीं समझ में आता है, सीएमए का भी होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना जरूरी होता है, तो वहां पर तुम लोग को एन्युटी मिलेगा। लेकिन हम एक बार बता देते हैं, एन्युटी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कोई एक फिक्स्ड अमाउंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए पे या रिसिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे पेमेंट या रिसिप्ट को बोला जाता है एन्युटी, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब क्या दिया हुआ है, देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 पर एनम एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट इज 2.7232, ठीक है। एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू 5% इंटरेस्ट ऑफ रेट पे ₹1 का वैल्यू हो जाएगा 2.7232, ठीक है। मतलब ₹1 पे हम लोग अगर 5% का इंटरेस्ट लगाते हैं, देखो क्योंकि टाइम वैल्यू मनी की वजह से क्या होता है, पैसे का वैल्यूएशन कम हो जाता है, तो 0.05, तो 1.05, ठीक है। मतलब आज जिस चीज को हम लोग ₹1 में खरीद सकते हैं, जस्ट आफ्टर 1 ईयर अगर ये मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट हो रहा है, तो उसी चीज को खरीदने के लिए मुझे 1.05 पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये 5 साल का दिया हुआ है, ठीक है, ये 5 साल का दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैश प्राइस कैलकुलेट करने, 5 बोल रहे, सॉरी 3 साल का, 3 साल दिया हुआ है ना क्वेश्चन, तुम लोग करके देखो। यहाँ पर पहला मेरा कितना आया, 1.05, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करके देख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100 बताते हैं। तुम लोग ऐसे करो कैलकुलेटर पे, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, रुको 1 मिनट, कैसे करके देख सकते हैं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ये देखो ऐसे करके एन्युटी का कैलकुलेशन होता है।
5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 0.05 प्लस 1, ठीक है। ये तो मैंने अभी दिखाया कि एक साल पे 1 रुपए का जो परचेसिंग पावर है वो आफ्टर 1 ईयर अगर 5% टाइम वैल्यू मनी का इफेक्ट है तो 1.05 हो जाएगा। फिर करो डिवाइड अपने अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करो, फिर इक्वल मेमोरी प्लस, अच्छा इक्वल अगर तुम लोग का भी मेरे जैसे 1 आ रहा है कैलकुलेटर में तो 2 बार इक्वल कर दो, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार करने से भी होगा, वैसे 2 बार ही कर लो, ठीक है। इक्वल 2 बार देके मेमोरी प्लस, तुम लोग के कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस होगा, फिर इक्वल 2 बार मेमोरी प्लस, फिर इक्वल, ये थर्ड टाइम मेमोरी प्लस, ठीक है, फिर इक्वल। अब इसे एमआरसी मेमोरी रिकॉल होगा, वो वाला देखो, वो वाला बटन जो है तुम लोग उसको प्रेस करो, 2.723 जो एमआरसी वाला बटन है उसको दबाओ, देखो 2.7232 तुम लोग को मिल जाएगा। तो इसका मतलब 3 साल में 1 रुपए का वैल्यू ऐसे हो जाएगा 2.7232। 1 रुपए का वैल्यू अगर 5% रेट पे इन टाइम वैल्यू मनी का इफेक्ट है तो आफ्टर 3 इयर्स वो हो जाएगा इतना, मतलब 3 साल बाद तो 3 रुपया होना चाहिए ना, एक, लेकिन क्योंकि 5% करके कम होते जा रहा है परचेसिंग पावर तो 2.7232 होगा। इस कंसेप्ट का मतलब ये है, हमें इस बेसिस पे बोल रहा है कि कैश प्राइस निकाल के बताना है। कैश प्राइस मतलब आज अगर खरीदते हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा, अगर हम लोग ये हायर परचेस सिस्टम में नहीं खरीदते, आज खरीद लेते तो हमें कितना देना पड़ता। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक साल अगर एक साल बोल रहे सॉरी 1 रुपया अगर 3 साल बाद 2.7232 हो रहा है, ठीक है, 2.7232 सॉरी 1 साल बाद बोल रहे हैं आफ्टर, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, 1 मिनट रुको। ये देखो इसका मतलब हो रहा है कि 1 रुपया आज के डेट पे जो 1 रुपया है, ठीक है, वो उसका रेट ऐसे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल, पहला हो जाएगा ये देखो 0.95, पहला इक्वल करने से ऐसे हो रहा है, ठीक है, फिर दूसरा इक्वल करने पे ऐसे हो रहा है 0.9070, ठीक है। हम 3 अलग अलग लिख के दिखा देते हैं ताकि हम समझा पाए सही तरीके से। 8638 तुम लोग भी इक्वल करो, हर बार 1 रुपया कैसे कैसे कम हो रहा है। अब ये सबको टोटल करो 0.9523, मैंने 4 डिजिट लिया है 0.9070 और 0.8638, ठीक है। तो ये देखो 2.7231 आ गया, इस तरह से वो कैलकुलेटर में मैंने करने बोला था, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 रुपया अगर वैल्यू कम हो रहा है, ये देखो ऐसे करके कम होगा, मतलब अगर हम लोग ऐसा बोले कि ये 1 रुपया फिर 1 रुपया फिर 1 रुपया, ठीक है, 3 रुपया, जो 3 साल बाद 3 रुपया दिख रहा है वो आज के डेट पे 2.7231 दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 5% करके पैसे का परचेसिंग पावर कम होते जा रहा है तो जो 1 साल बाद 1 रुपया होगा उसका आज का वैल्यू ये है, जो नेक्स्ट 1 साल बाद 1 रुपया होगा उसका आज का वैल्यू ये है, ठीक है, इस तरह से होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर 1 रुपीज 1 जो है इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स 2.7232 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग 15,000 का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, 15,000 का 3 साल का ये दिया हुआ है ना, तो अगर इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 3 साल का मिल जाएगा, ठीक है। तो 2.7232 इंटू 15,000, तो 15,000 का आज के डेट पे प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा ये हमें मिल जाएगा, तो इंटू 15,000 करो तो आ रहा है 40,846.5, मतलब 47 कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आज के डेट पे 15,000 का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 3 साल का, ठीक है। तो ये प्राइस हो जाएगा, तो 40,847 कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, और डाउन पेमेंट जो 15,000 था, ठीक है, डाउन पेमेंट जो 15,000 था, इसका मतलब टोटल प्राइस हो जाएगा 55,848, मतलब जो एसेट खरीदा जा रहा है, जो प्लांट खरीदा जा रहा है, वो अगर आज ही पूरा कैश देके खरीद लेते हैं तो सिर्फ 55,848 देना पड़ेगा, लेकिन अगर आज सिर्फ 15,000 देंगे और बाद में जाके 15 करके 3 बार देंगे तो 60,000 देना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ रहा है, बिकॉज इस इंटरेस्ट के लिए, मतलब ये टाइम वैल्यू मनी का इफेक्ट के हिसाब से इन्होंने अपना इंटरेस्ट देख लिया है 5%, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो दे रहा है वो इंटरेस्ट हो जाएगा 60,000 माइनस 55
5848, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 4152। यही हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है, ये टाइम वैल्यू मनी के लिए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये ना 3 साल का किया हुआ, इसीलिए 15,000 का ये हमारा 3 साल का वैल्यू निकल गया, 3 साल आगे का वैल्यू निकल गया, ठीक है, क्योंकि 15,000 तो हम लोग 3 साल बाद देने वाले हैं ना, मतलब 3 साल में देने वाले, 1 साल 15, फिर 1 साल 15, फिर 1 साल 15। तो ये सारे 45,000 का आज के डेट का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। अब ये 3 साल का क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 साल का निकला हुआ है। अगर ये मेरा 3 साल का वैल्यू है तो ये भी मेरे 3 साल पहले का वैल्यू आ जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ये कैलकुलेट किया हुआ है, एन्युटी मेथड में ऐसे होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। अभी तक तो हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन ही कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने हायर परचेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देखा। अब देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज का दो तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, एक होता है कैश प्राइस मेथड, एक होता है कैश प्राइस मेथड, और दूसरा है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अच्छा, कैश प्राइस मेथड, ठीक है, हम लोग कैश प्राइस मेथड में क्या क्या एंट्री होता है वो एक बार देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, मतलब परचेजर अपने बुक्स में क्या क्या एंट्री कर सकता है अगर हम लोग कैश प्राइस मेथड यूज करते हैं तो, और इसका लिखेंगे तो हमें खुद ब खुद डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो परचेजर अगर है तो सबसे पहले क्या होता है, हायर परचेज हो या जो भी हो, खरीदना ही है, हमें कुछ ना कुछ एसेट खरीदना है, ठीक है। तो एसेट खरीदने का एंट्री क्या होगा बताओ, जब हम लोग एंट्री करना चाहते हैं ना इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर मतलब जो खरीद रहा है, तो जो खरीद रहा है वो क्या एंट्री करेगा, एसेट टू कैश। एसेट टू कैश। कैश, कैश तो नहीं करेगा ना, क्योंकि कैश इसीलिए नहीं करेगा, वो तो हायर परचेज में खरीद रहा है, वो अगर कैश कुछ पे करेगा वो एज ए डाउन पेमेंट करेगा, ठीक है, एज ए डाउन पेमेंट करेगा, एसेट खरीदेगा। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा पैटर्न ही क्रेडिट पे ही होना चाहिए ना, हमारे पास उतना हायर पैसा, वेंडर हो जाएगा। हाँ टू हायर वेंडर, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तभी तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा पैसा दे देंगे, इंटरेस्ट वगैरह भर देंगे, लेकिन आप लोग इंस्टॉलमेंट वाला फैसिलिटी दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसे, हायर परचेज लिख सकते हैं, ठीक है, हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर का मतलब वेंडर यानी क्रेडिटर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा जब हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे, तो डाउन पेमेंट करेंगे तो थोड़ा सा अमाउंट तो कम होगा ना, जो एसेट खरीदा है हम लोगों ने उस, वो मान लो 1 लाख का है, 1 लाख में हम लोगों ने 10,000 का डाउन पेमेंट किया तो बचा 90,000, ठीक है। 1 लाख का एसेट खरीदा, 90,000 बच जाएगा अगर हमारा डाउन पेमेंट हो जाएगा 10,000। तो डाउन पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाने से टू बैंक या कैश होगा, पैसा अगर जा रहा है टू बैंक या कैश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेबिट फिर किसको करेंगे, वेंडर, जितना क्रेडिट था वो कम हुआ कितने से, 10,000 से, तो डेबिट करेंगे 10,000 से हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अब हायर परचेज तो हो गया, थोड़ा सा डाउन पेमेंट भी कर दिया गया है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं डाउन पेमेंट। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट बोलो या हायर चार्जेस बोलो, वो पे करने का बारी आएगा, तो उसके लिए इंटरेस्ट ड्यू होगा, एक टाइम पीरियड होगा, उसके लिए इंटरेस्ट ड्यू होगा। जैसे देखो ये छोटा छोटा जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तब हम लोगों ने देखा था, ये देखो एकदम पहला वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि इंटरेस्ट, ये पहला है क्या, चलो ये, हाँ ये देखो, ये 30,000 डाउन पेमेंट के बाद जो 1,90,000 बचा था उस पे
क्या हुआ, इंटरेस्ट पूरे साल ड्यू हुआ, और जब ईयर एंड आया, ठीक है, तब ईयर एंड में उस इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट को पे करना पड़ा। मतलब कम से कम एक साल जो है इंटरेस्ट ड्यू होगा अगर ईयरली पेमेंट हो रहा है। अगर मंथली पेमेंट होगा, सॉरी, अगर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या मंथली होगा तो एक महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा। किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए तो इंटरेस्ट ड्यू होगा ना, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा। हम लोग किसके बुक्स में कर रहे हैं, हायर परचेसर, जिसने खरीदा है, तो उसके लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, तो वो बोलेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना पड़ेगा, किसको क्रेडिट करेगा, जिसको देना पड़ता है, दैट इज हायर वेंडर। हायर वेंडर को पेमेंट करेगा, ठीक है। और जब पेमेंट कर देगा तब क्या एंट्री करेगा, तब एंट्री करेगा प्रॉफिट एंड लॉस। जब वो अपना ईयर एंड में अकाउंट को क्लोज करेगा तो पीएल डेबिट, पीएल में क्या क्या ट्रांसफर करेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट ट्रांसफर करेगा, और जो एसेट को वो यूज कर रहा है उसका डेप्रिसिएशन जो होगा उसको वो ट्रांसफर करेगा। तो पीएल में ये दो चीज उसका ट्रांसफर होगा। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर एसेट का डेप्रिसिएशन का भी एंट्री दे सकते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट बोल के। और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, सारा इंटरेस्ट पहले ड्यू कर लिया जाता है। ये जैसे क्या, ईयरली हम लोग ड्यू कर रहे हैं कि हाँ इस साल का इतना इंटरेस्ट है, फिर ईयर एंड हुआ, अकाउंट बना, क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्या होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो हम लोग एक ही बार में ड्यू करके दिखा देते हैं। यहाँ पर भी लिख देते हैं बुक्स ऑफ हायर परचेसर, यहाँ पर लिख रहे हैं हायर परचेज एसेट। अच्छा, यहाँ पर मैंने एसेट नहीं लिखा ना, यहाँ भी एसेट लिखना चाहिए, या फिर सिर्फ एसेट लिखोगे तो भी चलेगा। हायर परचेज एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हम लोगों ने किया था, इससे हम बता देते हैं, वैसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे भी। ये देखो, जैसे इंटरेस्ट कितना हो रहा है 36, 22,600, और यहाँ पर हुआ है 9860। तो पहला जो मेथड था उसमें हम लोग पहले 36,000 को ड्यू करेंगे, उसके लिए जो भी हमारा फाइनल अकाउंट्स बन रहा है उसमें 36,000 को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, खत्म। फिर 22,600 को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका कैलकुलेशन दिखाएंगे। ये था हमारा कैश प्राइस मेथड। लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं, टोटल इंटरेस्ट दैट इज 36,000 प्लस 22,600 प्लस यहाँ पर जितना बना हुआ है 9860, ये सारा का सारा जो इंटरेस्ट है टोटल करने पे कुछ 68,460 आया। सारा इंटरेस्ट को यहीं पर दिखाना है, ठीक है, यहीं पर ड्यू करके दिखा देना है, सारा इंटरेस्ट यहीं पर ड्यू करके दिखाएंगे। उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करेंगे हर साल, जिस साल जितना राइट ऑफ होगा। ये होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो इस मेथड में ऐसे होगा। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री सेम होगा, डाउन पेमेंट का एंट्री जैसे यहाँ पर है वैसे ही होगा, हायर वेंडर टू बैंक, क्योंकि इसका कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर तो डाउन पेमेंट करने पे वेंडर का जो क्रेडिट अमाउंट है वो कम हो जाएगा, और जो बायर है उसके पॉकेट से पैसा जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर हो गया डाउन पेमेंट। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। लेकिन हम लोग हायर वेंडर को यहाँ पर क्रेडिट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हायर वेंडर को तो देना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो सारा इंटरेस्ट एक जगह पे दिखा रखा था उससे जितना इस साल हमें चार्ज करना है वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस, पहले साल का अमाउंट। अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लोग इसमें पहला एंट्री हो जाएगा हमारा, कितना था 36,000 का, ठीक है, पहला एंट्री हमारा 36,000 से होगा, यानी 68,460 में से 36,000 हमारा कम हो जाएगा, जितना टोटल इंटरेस्ट हम लोगों ने ड्यू करके दिखाया था। अच्छा, फिर ये भी यहाँ पर भी ये भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगा पीएल में। इस सिस्टम में भी सेम ही होगा, पीएल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का खर्चा क्लोज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जो होगा उसका खर्चा भी यहाँ पर
क्लोज हो जाएगा। तो पीएल जब क्लोज होगा तब ये सारा डेटा जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखने से ही समझ में आएगा हमें कि कैसे करके करना है। जैसे कि एग्जाम्पल ये देखो, इलस्ट्रेशन 5 करेंगे हम लोग। 1/1/2009 मिस्टर एक्स टुक डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ 5 मशीन्स। तो ये देखो 1/1/2009 में क्या हुआ है, मिस्टर एक्स जो है उन्होंने मिस्टर वाई से 5 मशीन्स जो है हायर परचेज सिस्टम में लिया है, ठीक है, परचेज 5 मशीन्स, 4000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी, 4000 डिलीवरी पे देना है, तो डाउन पेमेंट कितना है 4000 एंड द बैलेंस इन 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 ईच, और बाकी जो बचेगा 6000 करके 5 इंस्टॉलमेंट में भरना है, तो 6000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30,000। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है पेबल एनुअली ऑन 31 ऑफ दिसंबर, ठीक है, मतलब हर साल 31 दिसंबर, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पर हो जाएगा 31 ऑफ दिसंबर 2009 में, उसके बाद हो जाएगा 31 ऑफ दिसंबर 2010 में, उसके बाद 31 ऑफ दिसंबर 2011, तो 1 2 3 हुआ 4 और यहाँ पर 5, ऐसा 5 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। 2012 31 ऑफ दिसंबर 2012 और यहाँ पर 31 ऑफ दिसंबर 2013, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5। क्यों मैंने यहाँ पर दिखाया, क्योंकि ईयर एंड है, ईयर एंड है, ये भी ईयर एंड है, ये भी ईयर एंड है, ये भी ईयर एंड है, इसीलिए एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर सारा इंस्टॉलमेंट जाएगा कितने का, 6000, यहाँ पर भी 6000, यहाँ पर भी 6000, 6000 6000 और यहाँ पर 6000, ये है कंसेप्ट। पेबल एनुअली, अच्छा, द वेंडर कंपनी चार्ज 5% इंटरेस्ट पर एनम ऑन ईयरली बैलेंस, जो बैलेंस रह जाता है, क्योंकि कंसेप्ट क्या होता है, हम लोगों ने एक कुछ भी एसेट खरीदा, कुछ भी मशीन खरीदा, सपोज उसका प्राइस है 1 लाख, हम लोगों ने 10,000 डाउन पेमेंट कर दिया, बचा कितना, बच रहा है हमारा 1 लाख में से अगर 10,000 चला जाता है तो 90,000, ठीक है। अब 90,000 हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ अलग सिस्टम में पे करना चाहते हैं, एट ए टाइम नहीं कर पाते, तो बेसिकली बात ये हो गया कि हम लोगों ने उनसे 90,000 का लोन ले लिया। अब इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, लोन पे लगता है। ये चीज अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो पूरा हायर परचेज में ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो कभी गलत नहीं होगा। तो ये देखो, द वेंडर कंपनी चार्जेस 5% इंटरेस्ट पर एनम ऑन ईयरली बैलेंसेस, मतलब हर साल जितना बच जाएगा। अब जैसे मान लो 90,000 बचा हुआ है, तो पहले साल इस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, फिर जो पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे करते हैं, तो प्रिंसिपल पे करेंगे तो लोन का अमाउंट घटता जाएगा, तो हर साल जितना जितना आउटस्टैंडिंग ऑफ अमाउंट रहेगा जो लोन का, मतलब जो बैलेंस हम लोग बाकी रख रहे हैं उसी पे हमारा 5% इंटरेस्ट चार्ज होते जाएगा, ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ 5 मशीन वॉज 30,000, अगर हम लोग कैश में खरीद लेते हैं तो उसका प्राइस होता है 30,000। देखो हमारा एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 34,000 हो रहा है ओवरऑल, वैसे 5 मशीन का कैश प्राइस है 30,000। सो द एंट्रीज विदाउट नरेशन, नरेशन देने का जरूरत नहीं है, एसेट अकाउंट, अच्छा एक एसेट अकाउंट भी बनाना है, मिस्टर वाई अकाउंट फॉर 5 years एज्यूमिंग दैट द परचेजर चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगेगा, ये बता रहा है। और कैश प्राइस हमें कैलकुलेट करना है 5 मशीन का, सॉरी कैश प्राइस तो दे रखा है, एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, एसेट अकाउंट मिस्टर वाई अकाउंट। अब ये कौन बनाएगा, ये सोचो ये किसके बुक्स में हो रहा है, एसेट अकाउंट कौन बनाएगा, जिसके पास एसेट है, मतलब जो बायर है, ठीक है। और वाई अकाउंट कौन बनाएगा, वाई कौन है, वाई तो सेलर है, तो वाई अकाउंट कौन बनाएगा, जो परचेजर है, वही हिसाब रखेगा कि मेरे क्रेडिटर को मुझे कितना देना है, तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर हुआ, यानी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। ये हमें बोला नहीं है किसके बुक्स में होगा, लेकिन हम लोग को खुद समझना पड़ेगा, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहले हम लोग एंट्रीज जो है वो कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/1/2009 में परचेज किया गया है, कितने का, 5 मशीन 4000, कैश प्राइस कितना है 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश प्राइस 30,000 का कैश प्राइस था। अच्छा,
अब यहाँ पर 30,000 का कैश प्राइस था, हम लोग ये ऐसे ही बना लेते, ठीक है। मैंने जैसे सिखाया है, यहाँ पर क्या क्या कॉलम का नाम है, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, यही वाला लिख लेते हैं, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट। ईयर यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और यहां पर हो जाएगा सिर्फ इंटरेस्ट। तो 30,000 से हम लोगों ने खरीदा, अच्छा 30,000 से हम लोगों ने खरीदा, फिर 1/1/2009 को ही डाउन पेमेंट भी किया। डाउन पेमेंट किया कितने का, देखो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 4,000 का, ठीक है। 4,000 का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो बचा कितना, 26,000, तो बच रहा है 26,000। अब नेक्स्ट हम लोग पेमेंट कब करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। अब जो भी पेमेंट करेंगे उसका नाम होगा इंस्टॉलमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट करेंगे, 31 दिसंबर 2009 को पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इंस्टॉलमेंट देख लेते कितना होगा। ये देखो हमारा यहाँ पर हर एक इंस्टॉलमेंट बोला है 6,000 करके है, ठीक है। हर एक इंस्टॉलमेंट हमें 6,000 करके बोला है, तो यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा 6,000, लेकिन इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना करके लगेगा इन्होंने बता दिया। इंटरेस्ट बोला है कि जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उस पे 5% एक साल का लगेगा। तो 4,000 पे करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेमेंट एक साल बाद पूरा होने पे करेंगे। तो एक साल तक हम लोगों ने उनसे कितने का उधारी ले लिया, 26,000 का। नेक्स्ट ईयर तक हम लोगों ने उनके पास से 26,000 का जो है उधार ले लिया है, ठीक है। तो अब ये 26,000 बाकी है, तो इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। तो 26,000 पे अगर 5% रेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो कितना होगा, 26,000 इंटू 5%, देखो कितना होगा, 1300, ठीक है। तो 1300 अगर मेरा इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट अगर मेरा 6,000 है, तो प्रिंसिपल हमें पता चल जाएगा, प्रिंसिपल बैलेंस करके निकाल लेंगे। प्रिंसिपल कितना हो रहा है, बैलेंस, हाँ 4,700, ठीक है। ये हो गया 4,700, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेमेंट कितना करेंगे, 6,000 करेंगे, ठीक है। लेकिन 6,000 में प्रिंसिपल तो 4,700 है और इंटरेस्ट 1,300 है। तो हमें प्रिंसिपल, ये कॉलम हम लोगों ने प्रिंसिपल के लिए बनाया है, तो 26,000 में से अभी हम लोग कितना पे करेंगे, 4,700। ये प्रिंसिपल का कैलकुलेट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल, बैलेंस प्रिंसिपल पे ही लगेगा। तो ये प्रिंसिपल 1 हम लोगों ने पे कर दिया। 3 प्रिंसिपल होगा 3 साल में अगर करना है, 3 या 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो 26,000 माइनस 4,700, तो बचा 21,300। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इंटरेस्ट इस पे लगेगा, ये एक साल फिर से ड्यू होगा, क्योंकि नेक्स्ट पेमेंट तो एक साल बाद ही होगा, 5% करके। देखो कितना होता है, 1065 है ना। तो इंटरेस्ट 1065, इंस्टॉलमेंट वही 6,000। तो प्रिंसिपल हम लोग बैलेंस करके निकाल लेंगे कि नेक्स्ट कितना पे कर रहे हैं, 4,935, ठीक है। तो प्रिंसिपल टू 4,935, डेट कौन सा होगा, 31 दिसंबर 2010। प्रिंसिपल टू हम लोग पेमेंट कर देंगे 4,935 का, तो बचा जितना उस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, 21,300 माइनस 4,935, 16,365। फिर नेक्स्ट पेमेंट तो होगा 31 दिसंबर 2011 को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट होगा एक साल, 16,365, इस पे 5%, 818.25 आ रहा है, हम राउंड करके उसे 818 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 का फिर से इंस्टॉलमेंट, अच्छा 818 अगर मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 818 माइनस 6,000, तो प्रिंसिपल हो गया 5,182, हाँ 5,182, ये बैलेंस करके आ जा रहा है, ठीक है। अब फिर से प्रिंसिपल पे करेंगे, क्योंकि जब भी इंस्टॉलमेंट पे होता है प्रिंसिपल उस पे पे हो जाता है। तो प्रिंसिपल 3,
16,365 माइनस 5,182। अच्छा, ये आ रहा है 11,183। अच्छा, नेक्स्ट पेमेंट हम लोग करेंगे 31 दिसंबर 2012 को। तब तक ये पूरा का पूरा पे इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 11,183 इंटू 5%। 559 पॉइंट आ रहा है, 559.15। तो 559 ले लेते क्योंकि पॉइंट के बाद तो 15 है। तो 6,000 हो गया इंस्टॉलमेंट। 559 माइनस 6,000, बैलेंसिंग फिगर 45441। ठीक है, 5441 हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे 5441। 11,183 माइनस 5441, 5742 ये आ रहा है, 5742 ये आ रहा है। अच्छा, अब ये हो गया प्रिंसिपल 4, तो 5 इंस्टॉलमेंट था, तो नेक्स्ट लगेगा 31 दिसंबर 2013 पे नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा पे होगा। ठीक है, प्रिंसिपल 5, और इस पे हो जाने पे प्रिंसिपल यहाँ पूरा ब्लैंक दिखना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट में 5 प्रिंसिपल। अगर 5th प्रिंसिपल पे करने पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है तो फिर यहाँ पर और कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इस पे पूरा हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना लगता है। 5742 इंटू 5%, 287। ठीक है, 287 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे 6,000। यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर हम लोग को प्रिंसिपल 5742 ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस करके निकालेंगे तो वो कुछ अलग आ सकता है। जैसे देखो, अभी हम दिखाते हैं, अभी अगर नहीं लिखे हो तो मत लिखो, इसको भी हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट 287 माइनस 6,000 करने पे ना आ रहा है 5713। थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो रहा है, या 42 यहाँ पर 13। अगर ऐसा हो जाता है तो उसे एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है ना, इंटरेस्ट के अमाउंट को चेंज कर दिया जाता है। प्रिंसिपल जो है वो तो हमारे कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसे ही होगा। ठीक है, 5742, तो हम लोग इंटरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट प्रिंसिपल देने के बाद प्रिंसिपल कुछ नहीं बचना चाहिए, तो लास्ट प्रिंसिपल 5742 ही होगा। पेमेंट में देखो कोई चेंजेस नहीं होगा, पेमेंट तो उसको 6,000 ही करना है, लेकिन जो कैलकुलेशन टुवर्ड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है उसमें एक एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा ताकि प्रिंसिपल 5742 ही शो हो। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, इस बार ये बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर करके देखेंगे कि अगर हम लोग प्रिंसिपल 5742 रखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए, 258 होना चाहिए। ये अब बैलेंस फिगर होगा। ठीक है, तो ये 287 के जगह हम लोग 258 कर देंगे। ये कैलकुलेट करके तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि लास्ट वाला जो है इंटरेस्ट ये हम लोग इतना देने वाले हैं। ठीक है, लास्ट इंटरेस्ट जो है ये इतना देने वाले हैं 258। ये हम लोग इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये भी बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। यहां से बैलेंसिंग फिगर करके हम लोग दिखाएंगे इस तरह से। एक्चुअली टोटल इंटरेस्ट से माइनस करके दिखाने से ही हो जाएगा। हम अभी दिखा देते हैं टोटल इंटरेस्ट भी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा देंगे फिर। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट दिखाते कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट, ये देखो हायर परचेस प्राइस कितना है। हायर परचेस प्राइस है हमारा, एक एक एसेट का हायर परचेस प्राइस दे रखा है 4,000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी। ये डाउन पेमेंट है। हायर परचेस प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। हायर परचेस प्राइस का मतलब क्या होता है, डाउन पेमेंट जो कर रहे हैं प्लस इंस्टॉलमेंट जितना सारा होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट है, तो ये दोनों मिला के ही तो हायर परचेस प्राइस हो जाएगा। तो डाउन पेमेंट है 4,000, हायर परचेस प्राइस है 6,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट है 6,000 करके 5, तो ये हो गया 30,000। ठीक है, ये 30,000 हो गया, तो टोटल 34,000 हो रहा है हायर परचेस प्राइस। लेकिन हम लोगों को पता है कि एक्चुअली कैश प्राइस कितना है, 30,000। कैश प्राइस तो हमें पता ही है, कैश प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है 30,000। तो हम लोग एक्स्ट्रा कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये सोचो। जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं,
30,000 कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट 4,000 देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट 6,000 करके 5 भरेंगे तो 30,000, तो टोटल 34,000 देना पड़ेगा अगर हम लोग इस चीज को हायर परचेस में खरीदते हैं तो। ये हायर परचेस प्राइस HPP हायर परचेस प्राइस हो गया। लेकिन अगर इंस्टेंट पैसा देके खरीद लेंगे तो सिर्फ 30,000 देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं बोलो? एक्सेस 4,000। ये 4,000 एक्सेस किस चीज का होता है? यहाँ पर तो वही कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग। एक्सेस क्या देते हैं? एक्सेस इंटरेस्ट देते हैं और तो कुछ नहीं देते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब ही तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। डाउन पेमेंट तो वैसे भी दे रहे हैं, वो उसमें तो कुछ इंटरेस्ट नहीं जोड़ा जाता है। डाउन पेमेंट इंस्टेंट दिया जाता है तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो जस्ट प्रिंसिपल वैल्यू ही रहता है। उसके आगे जो भी इंस्टॉलमेंट देंगे उसमें हम लोग इंटरेस्ट ही तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो अगर मेरा 4,000 इंटरेस्ट है टोटल, तो मेरा इंटरेस्ट 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 4,000 लिख दिया, माइनस कर देंगे अभी तक जितना इंटरेस्ट हम लोगों ने दिखाया है, दैट इज 1,300 प्लस 1,065 प्लस हो जाएगा 818 प्लस हो जाएगा 559, तो 3,742 आ रहा है, 3,742। और इसको माइनस करके देख सकते हैं हम लोग, 258 आएगा। 4,000 माइनस 3,742, 258 आएगा। लास्ट इंटरेस्ट इतना ही होना चाहिए। ये जस्ट बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट और कुछ नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल अगर हम लोग यहाँ ज्यादा या कम दिखाएंगे तो वो नील नहीं इफेक्ट दिखाएगा। इसीलिए बोला जाता है इंटरेस्ट को एडजस्ट कर लो, नो प्रॉब्लम, बैलेंस कर दो इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट लास्ट में ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे कि बचे हुए अमाउंट पे 5%। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर मिसमैच हो रहा है। अगर वैसे कैलकुलेट करते हुए मिसमैच नहीं होता है देन ऐसे ही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो अगर हमारा 258 इंटू करने पे भी 258 ही आता तो प्रॉब्लम खत्म, तब तो कुछ नहीं करना था। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है तो अगर कहीं पर भी एडजस्टमेंट दिखाना है तो वो इंटरेस्ट में दिखाएंगे, प्रिंसिपल में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फिर वो नील नहीं होगा, वो यहाँ पर ब्लैंक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो 0 दिखना चाहिए प्रिंसिपल पे करने के बाद। और इंटरेस्ट वैसे भी 4,000 हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके देख चुके हैं, तो इस हिसाब से हमारा 4,000 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? जर्नल एंट्री करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, जो कि बायर है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। अच्छा, यहाँ वैसे मेथड कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम लोग पहला जो है वो कैश प्राइस मेथड से ही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बोला नहीं है, हम लोग कैश प्राइस मेथड से पहले कर रहे हैं। तो कैश प्राइस मेथड में सबसे पहले परचेज का हम लोग एंट्री करेंगे। 1/1/2009 में परचेज हुआ है। एसेट का नाम है क्या? मशीन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हायर परचेज मशीन, या फिर सिर्फ मशीन लिखने से भी होगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कौन है? वेंडर है। ठीक है, कितने का खरीदा हम लोगों ने? 30,000। पहला हम लोग कैश प्राइस से दिखाएंगे, क्योंकि एसेट का जो प्राइस है उसको हम लोग ज्यादा करके नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो हम लोगों ने 30,000 का जो है मशीन खरीद लिया। अब सबसे पहले हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया 1 तारीख को ही। डाउन पेमेंट कितना किया? तो उससे हमारा ये अमाउंट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो क्रेडिट है। 4,000 का डाउन पेमेंट किया टू बैंक। बिल्कुल ऐसे ही हमें एंट्री करना है जैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने 30,000 लिखा, फिर 4,000 पे कर दिया, बचा 26। अब इस 26 पे इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, सेम इसी तरह से एंट्री होगा। अब 26,000 पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 1,300। इसीलिए ये कैलकुलेशन आना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग जर्नल लेजर जो भी हो नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जो पैसा बाकी है, ये देखो 30 से 4,000 लेस हो जाएगा, 26,000 बाकी है। तो 31 दिसंबर 2009 तक हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन करने का हैबिट कर सकते हैं, तो फिर वो एनालिसिस यहाँ पर जो किया है उसका जरूरत नहीं होगा। ठीक है, वर्किंग नोट यहाँ पर अगर डायरेक्टली कर पाते हैं तो 26,000 में वैसे अभी किया हुआ है, वहां से ही देख के लिख देते हैं। 1,300 टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को पे करना पड़ेगा, ऐसा कैलकुलेशन कर रहा है कौन? मिस्टर एक्स कर रहा है, सॉरी मिस्टर एक्स कैलकुलेट कर रहा है कि मुझे मिस्टर वाई को 1,300 इंटरेस्ट का पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब पे करेगा तब क्या एंट्री होगा? अच्छा, 1 साल यूज भी किया, मशीन भी यूज कर लिया, तो मशीन पे डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन बोला है चार्ज करने के लिए 20% ऑन स्ट्रेट लाइन। तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2009 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू मशीन। तो 30,000 एक्चुअल जो प्राइस है 30,000 पे लगेगा 20%, तो 30,000 पे 20% देख लो कितना होता है 6,000। हर बार इतना ही लगेगा, स्ट्रेट लाइन है तो एक बार कैलकुलेट कर लिया तो हम लोग इसी को बार बार लिख सकते हैं। अच्छा, अब एट द एंड ऑफ द ईयर में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिशिएशन। इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर 1300 और ये 6000, तो 7300 ये वाला हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एंट्री करेंगे 31 ऑफ दिसंबर 2010 में। नेक्स्ट हमारा फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा। इतने दिन तक इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। तो कितना इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है ये देखो 1065। 1065। अच्छा, अब हम लोग मिस्टर वाई को पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, यहाँ पर भी हम लोग वो वाला एंट्री कर सकते थे, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर लिखते 31 दिसंबर 2009 में और एक एंट्री होगा, मिस्टर वाई टू बैंक 6000, पहला इंस्टॉलमेंट 6000 का ये पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन, फिर ये ट्रांसफर होगा। अच्छा, यहाँ पर मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 31 दिसंबर 2010 में। और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा क्योंकि इस साल भी एसेट यूज हो रहा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 6000, ये भी 6000 हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन था तो हर बार एक ही जैसा होता है स्ट्रेट लाइन में। अब हम लोग यहाँ पर ईयर एंड हो रहा है तो अकाउंट इनका क्लोज हो जाएगा। टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट 1065, डेप्रिसिएशन 6000, तो 7065 ये हो गया। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2011, 31 ऑफ दिसंबर 2011 यहाँ पर भी सेम होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा सबसे पहले। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई 818। फिर सेम डेट पे पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट का, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन लगेगा, इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट मशीन, मैंने तो मशीन नाम लिखा है तो मशीन लिख देते 6000। अब पीएल में क्लोज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 6000, इंटरेस्ट 818, टोटल 6818। अच्छा, ये हो रहा है 2011 ऐसे करके 12 13। अच्छा, 31 दिसंबर 2012 फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई। अच्छा, ये देख लेते हैं कितना है। अब इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000। प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फिर प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन टू मशीन 6000, यहां पर लिख देते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 6000। अच्छा, अब हमें देखना है कि 31 दिसंबर 2012 का कितना इंटरेस्ट था। 31 दिसंबर 2012 258, ये 258 हो जाएगा।
258, 258, 6,200, ये हो जाएगा 258, 6,258। 5 बार हो गया। 1, 2, 2010, 3, 4 और एक बार होगा। अच्छा 2013, 31st of December 2013, interest to Mr. Y, Mr. Y to बैंक, ये इंस्टॉलमेंट का 6,000, 6,000। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 6,000। PL डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिशिएशन 258। अच्छा ये मैंने 12 का गलत लिख दिया था। 12 का होगा 559, तुम लोगों ने बताया नहीं, 559 की जगह मैंने 258 लिख दिया। 559 होगा ना ये वाला। 559, 559। फाइव फाइव नाइन 6559 258, ये लास्ट वाला था। 258, 258, 6,258 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रिपीटेटिव था, लेकिन क्या है कि एंट्रीज अगर हमें अच्छे से आएगा तभी जाके हम लोग हायर परचेस में जो लेजर पोस्टिंग है वो डायरेक्टली कर पाएंगे। थोड़ा सा ये बोरिंग जैसा लगेगा कि एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं, लेकिन इस पे प्रैक्टिस हो जाएगा, ये जरूरी है। अच्छा अब देखो, हम लोगों को यहाँ पर एंट्री करने बोला, हम लोगों ने कर दिया। अब हमें बोला है एसेट अकाउंट बनाओ और मिस्टर वाई अकाउंट, तो हम लोग बनाएंगे एसेट अकाउंट, लेकिन बिना एंट्री देखे, क्योंकि एंट्री अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो एसेट अकाउंट देखो, अगर हमें नॉर्मली तो हमें एंट्री कम ही बोलता है, ठीक है, लेजर पोस्टिंग ही बोला जाएगा। तो एसेट अकाउंट बनाएंगे एक बार, और एक हमें बनाना पड़ेगा मिस्टर वाई अकाउंट। ठीक है, तो एसेट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले परचेस का एंट्री होगा, एसेट अकाउंट डेबिट मतलब मशीन, एसेट का मतलब मशीन हो गया 1/1/2009। यहाँ पर डेट का कॉलम कर दो, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मिस्टर वाई। अगर हम लोगों ने एंट्री जब लिखा जर्नल, अगर हम लोगों ने अच्छे से याद कर लिया हो तो अब देखने का जरूरत नहीं होगा, एक्सेप्ट अमाउंट, अमाउंट के लिए सिर्फ देखने का जरूरत होगा। तो मिस्टर वाई से हम लोगों ने 30,000 का एसेट खरीद लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, एसेट खरीदने के बाद हमारे एसेट अकाउंट में क्या एंट्री होना चाहिए, एसेट रिलेटेड क्या क्या एंट्री था, एसेट खरीदा, एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, एसेट खरीदा था, एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ फॉर यूज। ठीक है, और तो कुछ एंट्री नहीं होगा। तुम लोग देख सकते हो जो भी मैंने एंट्री लिखा है वहां पर एसेट कहाँ कहाँ है, मतलब मशीन, मशीन एक ही जगह पे है, मशीन यहाँ पर 30,000। फिर देखो यहाँ पर मशीन आ रहा है इस जगह पे, जस्ट डेप्रिसिएशन जहां लग रहा है, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन, ये देखो डेप्रिसिएशन टू मशीन। सेकेंड ईयर भी अगर हम लोग देखेंगे तो डेप्रिसिएशन टू मशीन के लिए ही मशीन अकाउंट यूज हो रहा है, यानी कि एसेट अकाउंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही तरह का डेप्रिसिएशन लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो बाई क्या हो जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन 6,000। तो पहले साल यूज होने के बाद एसेट बच रहा है, बाई बैलेंस सीडी कर देते हैं तो 24,000, तो यहाँ पर हो गया 30,000। अब जैसे डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग होता है, यहाँ पर ये जो है ये ईयर एंड में एसेट का ये वैल्यू है, तो ओपनिंग का डेट 1/1 हो जाएगा, 1/1/2010। यहाँ पर टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन हो जाएगा कितना, 24,000। फिर 31st ऑफ December 2010 यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और स्ट्रेट लाइन है तो फिर से वही 6,000 का ही लगेगा, बाई बैलेंस सीडी यहाँ पर हो जाएगा, ये 24,000 है। $18,000 1/1/2011 टू बैलेंस बीडी 18,000। 31st ऑफ December 2012 बाई डेप्रिसिएशन फिर से वही 6,000।
ये थर्ड ईयर हो रहा है, ऐसा करके 5 बार होगा। बाई बैलेंस सीडी 12,000। वन 2013 टू बैलेंस बीडी 12,000 31st of December 2013 by depreciation 6,000 by balance CD 6,000। अब अगर हम लोग 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस दिखाना चाहते हैं कि एसेट का कितना था 11 अच्छा 1 मिनट, कहीं गलत हुआ है क्या? 30,000 पहला 6,000 पे 24,000, फिर दूसरे वाले पे 18,000, 18,000 पे बच रहा है 12,000, 12,000 के बाद बच रहा है 6,000। कितना बार हुआ? 1 2 3 4। अच्छा और एक बार होगा, डेट गलत लिखा होगा जरूर मैंने। हाँ यहाँ पर ये देखो गलत लिखा ना, ये देखो ईयर एंड कैसे हो रहा है यहाँ पर 119 से 31 दिसंबर 9 1 साल, फिर 10 to 10 11 to 11 होना चाहिए। अगर ये 11 है तो ये 12 होगा, इसका मतलब ये 12 है और 1 साल, ये 13 तो 2 बैलेंस बीडी 6,000 31st of December 2013 बाई डेप्रिशिएशन 6,000। तो एसेट का वैल्यू बिल्कुल नील हो गया है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे भी होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही ऐसा हो सकता है कि एसेट का वैल्यू जीरो आ जाए। जो डब्ल्यूडीवी या रिड्यूसिंग बैलेंस होता है उस पे कभी भी एसेट का वैल्यू जीरो आता नहीं है, ठीक है। ये डेप्रिशिएशन चैप्टर जिन लोग का है वो लोग डेप्रिशिएशन करने से देख सकते हो कि डेप्रिशिएशन का स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी का ये एक मेन डिफरेंस होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हर साल एक ही जैसा होता है, तो एसेट का वैल्यू एक सर्टेन टाइम के बाद जाके जीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पर 5 साल पे हुआ जीरो हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यूडीवी पे ऐसा कभी नहीं होता है कि जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट है वो चेंज होते जाता है, बिकॉज बचे हुए डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिशिएशन लगता है। जैसे ये 24,000 पे लगेगा नेक्स्ट डेप्रिशिएशन, फिर 18,000 पे, लेकिन यहाँ पर तो वो ओरिजिनल कॉस्ट को मान के ही किया गया है, दैट इज 30,000 पे। तो यहाँ पर ऐसा बन गया हमारा एसेट अकाउंट। अब और एक अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, दैट इज मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई अकाउंट कैसा होगा देखो, तो मिस्टर वाई अकाउंट के लिए मिस्टर वाई हमारे क्या है, मिस्टर वाई क्रेडिटर हो जाएंगे। हम लोग तो बना रहे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, तो सबसे पहले इनसे एसेट खरीदा है तो बाई क्या हो जाएगा 1/1/2009 को सबसे पहले एसेट खरीद रहे हैं तो बाई मशीन, क्योंकि एंट्री था मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, तो मशीन खरीदा है हम लोगों ने 30,000 का, और 119 को ही हम लोगों ने पेमेंट भी किया है इनको डाउन पेमेंट 4,000 का। तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होता है वाई टू बैंक, तो वाई में वाई तो नहीं लिखेंगे तो टू बैंक, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक डाउन पेमेंट, टू बैंक डाउन पेमेंट 4,000। अच्छा तो ये पेमेंट करने के बाद उस साल कितना बच जाता है 26,000, तो 1/1/2009 में यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है टू बैलेंस सीडी जो कि पे करना पड़ेगा 26,000। ये एक्चुअली हम लोगों ने लोन में ले लिया, इसको हम लोग धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हैं, ये 30,000 होगा। अच्छा अब ये देखो यहाँ पर ये तो लाइबिलिटी है, ये जो 26,000 हम लोग पे नहीं कर पाए जिसका हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट मांग लिया, ये तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी देखो बाई साइड में ही आएगा, ये तो डेबिट साइड है ना, और ये क्रेडिट साइड है, देखो इसका ब्रॉट डाउन इधर हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1/1/2009 में ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाई बैलेंस सीडी बोल के। 26,000 का लोन हो गया, अब इस लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 1 साल इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो 31 दिसंबर 2009 में हमें इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 26,000 पे 5%, तो ये हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर जो ऑलरेडी किया हुआ है वहां से देख के भी लिख सकते हैं। तो पहला इंटरेस्ट हो रहा है 1300, ये क्या हुआ है हम लोगों का, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा 31 December 2009 में हम लोग
इस इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट मिलके इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो टू बैंक हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कितना का इंस्टॉलमेंट है? 6000 का इंस्टॉलमेंट, हम लोग 6000 पे करेंगे। तो ये सब के बाद जो बैलेंस बचेगा वो ऑटोमेटिकली हमें शो कर देगा कि कितना बैलेंस बचेगा। देखो, टू बैलेंस CD प्रिंसिपल ही दिखाएगा हमें। 26,000 प्लस 1300, तो यहाँ पर हो गया 27,300 माइनस 6,000, 21,300। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। 27,300, 21,300 हम लोग देख सकते हैं हमारा सेकेंड ईयर में यही बैलेंस था। ये देखो यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया था 21,300, वो लेजर बैलेंस करने से ऑटोमेटिकली वो चीज दिखेगा हमें 1065, ठीक है। 1065 इंटरेस्ट लगेगा, या फिर चाहे तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस तो आ ही रहा है, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/1/2010 में बाई बैलेंस BD, मतलब हमारा लोन का अमाउंट दिख रहा है 21,300। लोन का अमाउंट कम है तो इंटरेस्ट भी कम होते जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 2010 तक बाई इंटरेस्ट 21,300 इंटू 5%। अच्छा, इस पे अमाउंट हो रहा है 1065। फिर से 31 दिसंबर को हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 2010 का टू बैंक। इंस्टॉलमेंट जो है वो 6000 का है, ठीक है। बाकी जो है वो पैसा फिर से लोन हो जाएगा। $22,365 minus 6,000, 16,365, 1/1/2011 by balance BD 16,365, 31st of December 2011 by interest, तो 16,365 into 5%, 818, 17183, 31st of December 2011 to bank, installment 6,000 to balance CD 17183 minus 6,000, 11,183, 1/1/2012 by balance BD 11,183, 559 हो जाएगा इंटरेस्ट 31st of December 2011 by interest 559, 11742, 31st of December 2012 to bank, installment 6,000 to balance CD 11742 minus 6,000, 5742, 1/1/2013 by balance BD 5742, 31st December 2013 टू बैंक। अभी कुछ बाकी नहीं रहेगा, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 6000 का दिखाएंगे हम लोग, ये 6000 क्लोज हो जाएगा बिकॉज कुछ बाकी नहीं रहेगा। और 5742 कैसे पेमेंट होगा? जो बैलेंस रहेगा वही इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6000 लिख देते हैं, 5742 माइनस 6000 करने पे 258 आ रहा है, ठीक है, 258। तो ये हमारा इंटरेस्ट
31 दिसंबर 2013 में बाई इंटरेस्ट, हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अगर सिर्फ लेजर करने बोलेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे, नॉर्मली सिर्फ लेजर का कंसेप्ट ही रहता है, लेकिन ये आसान था, इसमें हम लोगों ने कुछ रिपोजिशन वगैरह तो किया नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट रिपोजिशन ही करेंगे, डिफॉल्ट या रिपोजिशन होने पे कैसा कैसा एंट्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ परचेजर, और कौन से वाले मेथड से हम लोगों ने किया, कैश प्राइस मेथड से, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने किया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अच्छा, अब देखो अगर एसेट जो है रिपोजिस्ट करने का सिचुएशन आ जाए, रिपोजिशन कब होता है, जो पे कर रहा है इंस्टॉलमेंट, बाई चांस वो डिफॉल्ट हो जाता है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में 5 इंस्टॉलमेंट था 6000 का, मान लो 3 पे कर दिया, उसके बाद बाकी नहीं पे कर पा रहा है, तो ये राइट्स रहता है जो सेलर है उसके पास कि वो जाके वो एसेट को रिपोजिस्ट करके लेके आ जाए, ठीक है, फिर उसको रीसेल कर दे। तो ऐसा अगर केस होता है तो कैसा एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ सेलर, देखो कैसा एंट्री होगा। यहां पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ बायर, सॉरी परचेजर तो लिख दिया, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर मतलब जो सेलर है, और इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। देखो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, इस एंट्री में कैसे होगा, देखो ऑन ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, जब ट्रांसफर होता है पोजीशन, पोजीशन कब ट्रांसफर होता है, जब कोई एसेट परचेस कर रहा है तो उस केस में पोजीशन ही ट्रांसफर होता है। तो एट द टाइम ऑफ परचेस होगा, तो परचेस करने में परचेसर क्या एंट्री करेगा, परचेसर बोलेगा मेरे पास एसेट आ गया, एसेट अकाउंट डेबिट, लेकिन मेरा लाइबिलिटी जनरेट हुआ यानी हायर वेंडर, ये एंट्री होगा। और जो सेलर है वो क्या एंट्री करेगा, वो बोलेगा मेरा डेटर जनरेट हुआ, ठीक है। तो डेटर कौन है, हायर परचेसर, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेस सेल, ठीक है। नॉर्मली क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल, वही वाला हुआ, सेल के जगह एचपी सेल लिख दिया और डेटर के जगह हायर परचेसर लिख दिया, या हायर डेटर लिख सकते या सिर्फ डेटर भी लिख सकते तो भी चलेगा। तो पहले हमारा पोजीशन ट्रांसफर यानी सेल ऑकर हुआ, ठीक है। अब डाउन पेमेंट का अगर सिचुएशन होगा तो डाउन पेमेंट होगा ऑन मेकिंग डाउन पेमेंट, जब डाउन पेमेंट होगा तो कैसे एंट्री होगा, ये देखो एंट्री समझ में आना चाहिए तभी जाके हम लोग लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो डाउन पेमेंट होने पे क्या होगा, ये बोलेगा हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा वेंडर का वैल्यू जो है वो कम होगा, क्रेडिटर थोड़ा कम होगा टू बैंक। अच्छा, ये बोलेगा मेरे पास पैसा आया किस चीज का, डाउन पेमेंट का, तो हम थोड़ा सा डेटर को कम कर देते हैं, बैंक टू हायर परचेजर। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन मेकिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो जो परचेजर है उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो बोलेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसा कर रखा है, थोड़ी देर पहले ऐसा किया भी है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको देना है, हायर वेंडर को, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और ये क्या बोलेगा मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इसके लिए इंटरेस्ट इनकम होगा, तो ये क्रेडिट करेगा। और डेबिट किसको करेगा, जिससे पैसा मिलने वाला है यानी हायर परचेजर को। ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री। अच्छा, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा तो क्या एंट्री होगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बुक्स में तो किया है, हायर वेंडर टू बैंक, और यहां पर क्या हो जाएगा, बैंक पैसा आएगा, बैंक टू हायर परचेजर।
ये हो गया इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए। ऑन प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा तो कौन एंट्री करेगा? वैसे भी अभी हम लोगों ने देखा भी था, जो परचेजर है उसी के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहता है, तो सॉरी एसेट रहता है, तो वही अपने बुक्स में एसेट का एंट्री कर रखा है, तो उसी को डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें नो एंट्री, सॉरी इसमें नो एंट्री, यहाँ पर कोई एंट्री होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास एसेट है ही नहीं, तो ये कहाँ से डेप्रिसिएशन चार्ज करे, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करेगा। और जब डेप्रिसिएशन क्लोज होगा, ऑन क्लोजर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री सिर्फ यही करेगा। डेप्रिसिएशन क्लोज होगा तो पीएल टू डेप्रिसिएशन, पीएल टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, और यहां पर जो एंट्री होगा, यहां पर पीएल डेबिट नहीं होगा। क्यों डेबिट नहीं होगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इसको रिकॉर्ड करना है नहीं। जो हायर वेंडर है वो तो सिर्फ इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, और इंटरेस्ट इसके लिए अर्निंग है, तो इसका पीएल क्रेडिट हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, इसका इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये क्लोज हो रहा है, तो पहले डेबिट था तो क्लोजिंग पे क्रेडिट होगा, और पहले क्रेडिट था तो क्लोजिंग पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा डिफॉल्ट रिपोजिशन का तो एंट्री मैंने अभी लिखाया नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी एक बैलेंस शीट भी देख लो, बैलेंस शीट कैसे बनेगा। बैलेंस शीट ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर, बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने हायर वेंडर का जो एंट्री है वो देखा, और बैलेंस शीट देखो कैसे बनेगा। बैलेंस शीट यहाँ पर लिख देते हैं, हायर परचेजर का कैसे बनेगा, और इधर बनाते हैं हायर वेंडर के लिए, हायर वेंडर का कैसे बनेगा। तो अगर हम लोग टी शेप में करते हैं तो उस केस में हायर परचेसर के पास क्या रहेगा, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट जो उसने खरीदा कैश प्राइस में दिखाना चाहिए, जो टोटल कैश प्राइस होगा, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। कैश प्राइस मतलब जब हम लोग लिख रहे हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो जो अमाउंट लिख रहे हैं वही वाला यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा, जो एक्चुअल प्राइस होता है, ठीक है। फिर लेस यहाँ से करेंगे पहले साल का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टिल डेट, जब तक का डेप्रिसिएशन हमें इस अकाउंटिंग ईयर का बैलेंस शीट के लिए चार्ज करना है। फिर जो अमाउंट जो है बचेगा, लेस बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट। अच्छा, हायर वेंडर अपना कैसे दिखाएगा? हायर वेंडर का एसेट साइड में तो कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके पास से तो एसेट चला जा रहा है। एसेट जाने की वजह से उसके पास जो है वो करंट एसेट बन रहा है एज ए डेटर। ये देखो, हायर परचेसर टू हायर एचपी सेल, हायर परचेसर मतलब जो डेटर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हायर परचेसर डेटर, हायर परचेस डेटर, मतलब सिंपल जो डेटर होता है इनका डेटर बनेगा। यहाँ पर हम लोग हायर परचेस डेटर लिख सकते हैं, यहाँ पर डेटर बोल के लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो। 1/1/2011 A purchased 5 machine each costing 1,58,500 each from B. Payment was to be made 20% down, 20% डाउन पेमेंट करना है। 5 मशीन खरीदा गया है, एक एक मशीन 1,58,000 का है, तो टोटल कितने का एसेट खरीदा गया है? 1,58,500 इंटू 5, और जिसमें से बी पेमेंट करेगा 20% डाउन पेमेंट। तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1,58,500 इंटू 5, तभी पता चलेगा कि डाउन पेमेंट पे कितना देना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट क्योंकि हमेशा कैश प्राइस पे ही होता है ना, तो ये कैश प्राइस है, अगर हम लोग तुरंत खरीद लेते हैं तो इतना हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और डाउन पेमेंट हो जाएगा इसके ऊपर 20%, 1,00,000
58,500। अच्छा, डाउन पेमेंट भी हो गया एक मशीन के कॉस्ट के बराबर, सीधा बात इतना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है रिमाइंडर मतलब जो बच जाएगा 15, ये 792,500 में से अगर 1,58,500 दे देते हैं, जितना अमाउंट बच जाएगा वो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। तो माइनस करके देखते हैं कितना बच जाता है, 792,500, तो बच रहा है 6,34,000। ये पेमेंट करना पड़ेगा 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में कमेंसिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2011। मतलब ईयर एंड में, हर साल के ईयर एंड में 1 तारीख को खरीदा है, पहला इंस्टॉलमेंट लगेगा 31 दिसंबर को विथ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन द डिमिनिशिंग मेथड। ए जो है वो डिमिनिशिंग मेथड पे डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेगा, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% करके। तो पहला इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6,34,000 का 10% पहला इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट पहले बार का हो जाएगा 63,400, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट कितना होगा ये बता सकते हो, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना ले, इंटरेस्ट तो पता चल गया ये होगा, बोलो प्रिंसिपल कितना होगा, तभी तो हम लोग इंस्टॉलमेंट निकाल पाएंगे। पहले इसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जर्नल एंट्री बोलो या लेजर बोलो या बैलेंस शीट हम लोग बना सकते हैं। 63,400 अगर मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है तो इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, प्रिंसिपल पता नहीं चलने से कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जो कैलकुलेशन मैंने अभी सिखाया था वैसे करके देखो, जिस तरह से सिखाया उसी तरह से होगा। बताओ कितना होगा, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, ये आना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें अमाउंट ही नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग कैसे करेंगे। 1,58,000 इंटू 5, 7,92,500, 7,92,500। अच्छा, डाउन पेमेंट 2011 में ही हो जाएगा डाउन पेमेंट 20%। 20% मतलब उतना ही होता है एक एसेट के वैल्यू के बराबर, 6,34,000। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 6,34,000 इंटू 10%, 63,400। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है कि पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो पता चल गया है 63,400। इंस्टॉलमेंट के लिए प्रिंसिपल ढूंढना पड़ेगा, प्रिंसिपल कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग जो फर्स्ट दिन क्वेश्चन किए थे उसी के जैसा है। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बाकी पैसा देना है, तो 6,34,000 बाकी पैसा है, इसका 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट लगना चाहिए। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कितना हो जाएगा, 1,58,500 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब इक्वल प्रिंसिपल, यही तो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था ना। 1,58,500 इक्वल प्रिंसिपल हो जाएगा तभी इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा। तो 1,58,500 प्लस 63,400, तो पहला लगेगा 2,21,900। ये देखो मैंने ये चीज लिखवाया भी था, नोट डाउन भी करवाया था, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो, whenever question requires equal installment it means equal प्रिंसिपल। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब इक्वल प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर इक्वल इंस्टॉलमेंट तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी बोला था जो मैंने तुम लोग को लिखवाया था, लेकिन इक्वल यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का इक्वल है, एक 58,000 है, फिर 53,200 है, फिर 49,400 है। एक्चुअली इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल इक्वल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर क्या, जो बचा हुआ पैसा वो तो पूरा ही प्रिंसिपल है जिसे हमें पे करते जाना है। तो बचा हुआ पैसा को हम लोगों ने क्या कर लिया, 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लिया, डिवाइडेड बाय 4 करने पे पता चल गया कि हमारा पहला इंस्टॉलमेंट इतना होगा। तो फर्स्ट हम लोग 31 दिसंबर 2011 में प्रिंसिपल 1 पे करेंगे, तो प्रिंसिपल 1 कितना है, 1,58,500।
6,34,000 माइनस 1,58,500, तो 4,75,500। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 4,75,500 पे 10%, 47,550। तो इंस्टॉलमेंट कितने का हो जाएगा? यहाँ पर हो गया 47,550, 1,58,500। तो पहला सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,06,050 ये आ रहा है, 2,06,050। अच्छा, नेक्स्ट कैलकुलेट करो तुम लोग, हम तब तक दूसरा स्लाइड एक बार ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया 4 लाख। अच्छा, अब ये पेमेंट हो जाएगा, प्रिंसिपल टू पेमेंट करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2012। प्रिंसिपल टू पेमेंट हो जाएगा 1,58,500। अब जो बचेगा उस पे इंटरेस्ट होगा, ये हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। 4,75,500 माइनस 1,58,500, ठीक है। तो बच रहा है 3,17,000। ये देखो 3,17,000। अब इस पे इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, 3,17,000 पे 10%, तो ये हो जाएगा 31,700। हाँ, 31,700। अच्छा, अब यहाँ पर प्रिंसिपल फिर से वही 1,58,500 और 31,700, तो इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगा। 1,90,000। अच्छा, 1,90,200, ठीक है। अब प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे करेंगे, ये प्रिंसिपल 2 था, अब हम लोग पे करेंगे प्रिंसिपल 3। अच्छा, प्रिंसिपल 3 पे करेंगे, डेट होना चाहिए 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013। प्रिंसिपल 3 1,58,500 माइनस करके देखेंगे कितना बचता है। 1,58,500 ही बचेगा, क्योंकि लास्ट तो हमारा टोटल 4 इंस्टॉलमेंट था, तो 4 इंस्टॉलमेंट ही तो था। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 4। तो इसमें पेमेंट हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1, 2, ये 3 और ये इसका मतलब 4। 31 दिसंबर 2014 में हम लोगों को 1,58,500 पे करना पड़ेगा, फिर नील हो जाएगा। तो इस पे सारे साल इंटरेस्ट भी ड्यू होगा, तो 1,58,500 पे 10%। इंटरेस्ट हो जाएगा 15,85 शायद, 15,850 जीरो होगा ना। अच्छा, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? वही 1,58,500, ये तो पहले से ही बता दिया था, और 15,850। तो ऐड करने पे 1,74,350। हाँ, 1,74,350, ठीक है। तो देखो, ये सबसे पहले हमें आना चाहिए। अगर हम लोगों को ये वर्किंग, जिस पे मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन इसीलिए करवाया था, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन आगे कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि चाहे जर्नल करो या डायरेक्ट लेजर करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें अमाउंट पता होगा तब ना हम लोग एंट्री करेंगे और उसका बैलेंस शीट या फिर जर्नल लेजर जो भी बने वो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट के लिए वर्किंग नोट जो हम लोग बना रहे हैं, ये वर्किंग नोट एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। वर्किंग नोट नहीं बनेगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये वर्किंग नोट हो गया। अब हमें बोला है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो हम एक काम कर रहे हैं, जर्नल एंट्री नहीं दे रहे, हम डायरेक्ट लेजर करवा देते हैं, क्योंकि वही लेजर से ही तो जर्नल होता है। क्योंकि लेजर ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लेजर ही करवा दे रहे हैं। जर्नल तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है, लेजर को देख के ही जर्नल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या लेजर बनाने बोला है।
दोनों के बुक्स में ही बोला, इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी अंडर सेल्स मेथड, ठीक है। सेल्स मेथड मतलब नॉर्मल जो होता है, ठीक है, ये वाला सेल्स मेथड था, दिखा देते हैं। सेल्स मेथड मतलब इसका जो कैश प्राइस मेथड है परचेजर के लिए सेम, अगर इंटरेस्ट सस्पेंस यूज नहीं कर रहे हैं तो वेंडर के लिए वही वाला सेल्स मेथड हो जाता है, ठीक है। तो सेल्स मेथड पे हमें दोनों के बुक्स में ही एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं जो परचेजर है उसके बुक्स में, परचेजर है ए, तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, तो ए अपने बुक्स में दो मेन जो है अकाउंट ओपन करेगा। एक तो जो एसेट खरीद रहा है वो अकाउंट यानी मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट ओपन करेगा, और दूसरा वेंडर यानी बी अकाउंट। अच्छा पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो मशीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, तो ए अपने बुक्स में सबसे पहले एंट्री करेगा परचेज, मतलब मशीन अकाउंट डेबिट, परचेज जब करेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बी, तो ये परचेज जो है वो एक एक, ये देखो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कब परचेज हुआ है, 1111 को, ठीक है। तो 1111 को वो लिखेगा टू मिस्टर बी। कितने का परचेज हुआ है यहाँ से देख के हम लोग लिख सकते हैं 7,92,500, 7,92,500। और अगर हम लोग वर्किंग नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर इंटू करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 से हम लोगों ने लिया है। अच्छा अब ये वाला क्रॉस पोस्टिंग भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर इसमें लास्ट में भी कर सकते हैं। तो चाहो तो क्रॉस पोस्टिंग करके कर सकते हो। इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 1111 को बाई मशीन, 7,92,500। अच्छा अब एसेट खरीद लिया है, एसेट पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2011 बाई डेप्रिसिएशन। 7,92,500 पे कितना परसेंट करके लगेगा, यहाँ पर बोला है 10% नहीं 20% करके। तो 7,92,500, इसका कैलकुलेशन तो किया नहीं है मैंने, यहाँ पर कर लेते 20%। तो 7,92,500 इंटू 20%, तो ये हो गया 1,58,500। डेप्रिसिएशन भी इतना ही हो रहा है, डाउन पेमेंट के साथ ये कैलकुलेशन अमाउंट जो है बिल्कुल सेम आ गया है। बाई बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 7,92,500 माइनस ये हो जाएगा 6,34,000। तो 7,92,500। अच्छा ये एक साल हो गया। अब एक साल में क्रेडिटर के अकाउंट में क्या क्या होगा, एक साल में क्रेडिटर के अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिटर का जितना अमाउंट हम लोगों ने डाउन पेमेंट में दिया है उसका एंट्री हो जाना चाहिए। 1111 में डाउन पेमेंट का एंट्री हो जाएगा, बी का वैल्यू जो है मतलब जो क्रेडिट अमाउंट है वो कम हो जाएगा टू बैंक। तो मशीन खरीदा उसी दिन डाउन पेमेंट भी कर दिया 1,58,500 का, फिर बचे हुए पैसे पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो बचा हुआ कितना है 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट ड्यू हो गया बाई इंटरेस्ट। तो पहला इंटरेस्ट कितना था यहाँ पर दिया हुआ है, पहला इंटरेस्ट है 63,400, क्योंकि उतना ही बच रहा है, इससे इसको माइनस करने से ही पता चलेगा। अब ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग पे करेंगे, तो 31 दिसंबर 2011 क्योंकि एक साल का है तो 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर ही एंट्री करना पड़ेगा टू बैंक इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट पहला लग रहा है 221,900। तो यहाँ पर टोटल करेंगे, इधर बैलेंस दिखेगा टू बैलेंस सीडी 7,92,500 प्लस 63,400, तो ये अमाउंट हो रहा है 8,55,900, 8,55,900। अब इससे माइनस करके भी लिख सकते हैं 1,58,500 माइनस 221,900, या फिर हम लोग चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं जो बच रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बच रहा है कितना 4,75,500, इतना होना चाहिए 4,75,500। चेक करके देख लेते हैं एक बार।
1,58,500 प्लस 221,900 प्लस 475500 8,55,900। हाँ एक ही बात है, उसी तरह से ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला साल। पहला साल जो क्रेडिटर है उसका अकाउंट, और पहले साल हमारा एसेट अकाउंट। फिर ईयर एंड हो गया था तो अकाउंट ओपन होगा, फिर से नया साल शुरू हो गया। तो 1/1/12 में एसेट का वैल्यू दिख रहा है 2 बैलेंस बीडी बोल के एसेट का वैल्यू दिख रहा है 6,34,000। अब क्योंकि बोला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, तो जैसे ही एक साल खत्म होगा तो डेप्रिसिएशन उस पे लगेगा, ये वाले अमाउंट पे इस पे लगेगा 6,34,000 जो रिड्यूसिंग मतलब बचा हुआ अमाउंट है उस पे 20%। रेट तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 6,34,000 इंटू 20%, तो 1,26,800 का मशीन यूज हो गया। 1,26,800। ठीक है, तो बचा कितना 6,34,000 था माइनस इक्वल टू 5,07,200। 5,07,200 ये बचा हुआ वैल्यू बाई बैलेंस सीडी 6,34,000 ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक साल में इस अकाउंट में भी तो हुआ है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। लोन का अमाउंट 1/1/12 में लोन दिख रहा है बाई बैलेंस बीडी, यानी हमारे क्रेडिटर को कितना पे करना है 4,75,500। ये पूरा एक साथ तो नहीं करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ पूरे ईयर एंड में। हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया बाई इंटरेस्ट। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं सेकेंड वाला इंटरेस्ट कितना था 4,7,550 4,7,550। और जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब 31 दिसंबर 2012 में हमें इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा टू बैंक इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 1 लाख नहीं 206050। ठीक है, 206050 206050। तो बचा हुआ अमाउंट जो कि नेक्स्ट ईयर का लोन हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, यहां पर होगा 3,17,000। अच्छा 3,17,000 3,17,000। तो 3,17,000 प्लस 206050 तो 5,23,050। इधर भी उतना ही होना चाहिए 5,23,000। अच्छा ये शायद मेरा गलत हुआ कैलकुलेट। 4,75,500 इंटू 10% प्लस इक्वल टू, हाँ 523 आ रहा है 523,050 ये हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ पर फिर से मशीन को ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा 1/1/13 में टू बैलेंस बीडी। मशीन का वैल्यू है 507200 507200 31 दिसंबर 2013 बाई डेप्रिसिएशन बचे हुए वैल्यू पे 507200, क्योंकि ये WDV मेथड है 20%। 507200 इंटू 20% 101,440 101,440 बाई बैलेंस सीडी 4,05,760 4,05,760 5,07,200। अच्छा, एक साल यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होगा, सबसे पहले यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लेते हैं ओपनिंग लोन का अमाउंट बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 3,17,000। अच्छा, यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा बाई इंटरेस्ट इसी पेज में तो है
इंटरेस्ट हो रहा है 31,000 कौन सा वाला था 31,700 हाँ वही होगा 31,700 इस पे 10% 31,700 फिर यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 में इंस्टॉलमेंट पे होगा टू बैंक इंस्टॉलमेंट 190,200 टू बैलेंस CD 3,17,000 plus 31,700 3,48,700 3,48,700 minus 1,90,200 तो 1,58,500 अच्छा फिर यहाँ पर एक साल फिर से एसेट यूज होगा तो 1,114 टू बैलेंस BD 405760 31 December 2014 by depreciation 4,05,760 into 20% 4,05,760 into 20% 81,152 बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस CD 3,24,708 सॉरी 608 4,05,760 4,05,760 अच्छा इस साल के एंड में यहाँ पर ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,114 में बाई बैलेंस BD 1,58,500 बाई इंटरेस्ट 15,850 होगा शायद 15,850 हाँ 10% करके है ये लास्ट था यहाँ पर तो 31 दिसंबर 2014 में टू बैंक बोल के इंस्टॉलमेंट देने से कंप्लीट हो जाएगा 1,58,500 1,74,350 तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है इस तरह से 4 साल का इन द बुक्स ऑफ ए यानी हायर परचेज का हम लोगों ने दिखा दिया ठीक है अब इसका बैलेंस शीट भी दिखा देते हैं कि बैलेंस शीट कैसे होगा बैलेंस शीट ऑफ ए एक्सट्रैक्ट मतलब जहां पर सारा कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं बैलेंस शीट का और इसको टोटल भी नहीं कर सकते सिर्फ जो है एक फॉर्मेट के हिसाब से जो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है वही दिखा सकते हैं जैसे ए परचेजर है तो इसके बुक्स में एसेट आ जाएगा तो एसेट का यहाँ पर दिखा देते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एसेट इसने खरीदा है मशीन फिक्स्ड एसेट का नाम है मशीन खरीदा है 7 लाख यहाँ से देख के लिख सकते हैं 7,92,500 का 7,92,500 का ठीक है ये 4 साल का बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पर कॉलमनर फॉर्म में कर देते हैं तो ये फर्स्ट ईयर का हो जाएगा फिर ये सेकेंड ईयर का करेंगे फिर ये थर्ड और यहाँ पर फोर्थ तो फर्स्ट ईयर 7,92,500 का एसेट खरीदा फिर डेप्रिसिएशन कितना हुआ इस साल के एंड तक डेप्रिसिएशन हुआ यहाँ पर देख सकते हैं 6 लाख हाँ 6,34,000 नहीं 1,58,500 ठीक है तो 1,58,500 इतने का डेप्रिसिएशन हुआ ठीक है और लेस करना पड़ेगा बैलेंस ड्यू टू बी को इस साल के एंड में कितना बैलेंस रह रहा है 4,75,500 ठीक है बी को कितना देना पड़ेगा बैलेंस ड्यू टू बी
4,75,500। ये देखो, ये कैलकुलेशन में भी देख सकते हैं, 4,75,500 ये बच रहा है। मतलब हम लोगों ने 7,92,500 का एसेट खरीदा, 1,58,500 का एसेट यूज कर लिया, और ये हम लोग दिखा रहे हैं कि इसके बाद हमें क्रेडिटर को इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बचा कितना? 7,92,500 माइनस 1,58,500 माइनस 4,75,500, तो ये बच रहा है 1,58,500। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे कि मशीन हमारा कितने का था, 7,92,500। डेप्रिसिएशन कितने का लगा? 2 साल में डेप्रिसिएशन हमारा लग रहा है, ये देखो यहाँ पर 1,26,800 प्लस ये लगा हुआ है 1,58,500, ऐड कर देते हैं, प्लस 1,26,800, तो टोटल अभी तक लग चुका है 2,85,300। क्योंकि मैंने बैलेंस अमाउंट नहीं लिया है एसेट का, ओरिजिनल कॉस्ट ही लिया है, तो 2 साल का पूरा डिप्रिसिएशन मुझे दिखाना पड़ेगा, पहला साल और दूसरा साल मिला के अभी तक इस पे 2,85,300 का डिप्रिसिएशन हुआ है। ये कैसे मिला मुझे? यहाँ पर स्टार्ट देके दिखा देते। ये हो गया ईयर 1 का डिप्रिसिएशन प्लस ईयर 2 का, क्योंकि मैंने ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर ले रखा है, तो ये हो गया। और बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस यहाँ पर बचेगा 3,17,000, बैलेंस दिख रहा है 3,17,000। 2 साल के एंड में 3,17,000 बैलेंस बचेगा। तो 7,92,500 माइनस 2,85,300 माइनस 3,17,000, तो 1,90,200 हो रहा है। फिर थर्ड ईयर में अगर हम लोग 7,92,500 ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे तो हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन ऐड करना चाहिए। तो 1,58,500 और 1,26,800 तो ऑलरेडी ऐड कर लिया है, 1,01,440 ऐड होगा, तो 1,01,440 हम लोग ऐड कर लेते हैं इस पे, तो हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी 2 साल का है, 2,85,300 प्लस 1,01,440, 1,20,000, ये कम इतना कैसे दिख रहा है, 1,58,500 प्लस, गलत लिखा हुआ शायद, मैंने कुछ देख लिया, तो 1,26,800 प्लस 1,01,440, 3,86,740। 3 साल में टोटल डिप्रिसिएशन लग चुका है 3,86,740। ठीक है, और जो ड्यू है डेटर को, वो कितना ड्यू है वो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे इसमें आ गया है ये 1,58,500। माइनस कर लेते 7,92,500 7,92,500, और ये दोनों प्लस करने के बाद आ रहा है माइनस करके 2,47,260। फोर्थ ईयर में 7,92,500 और डिप्रिसिएशन हो जाएगा 3,86,740 प्लस जो बचा हुआ है 8,11,520, 8,11,520 प्लस 3,86,740, 4,67,892, 4,67,892। अच्छा, और वेंडर का कितना बैलेंस बचा हुआ है? 1,58,500। ये तो लास्ट हो ही गया था 1,58,500, ये तो हम लोगों ने दिखा दिया। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा? यहाँ पर माइनस करने से बचेगा माइनस 7,92,500, 3,24,608, 3,24,608। यही वाला हमारे एसेट अकाउंट में भी दिखना चाहिए। ये देखो 3,24,608, ये देखो ये हमारे एसेट अकाउंट में दिख रहा है, मतलब एसेट का क्लोजिंग बैलेंस ये
शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं जो क्रेडिटर है उसके अमाउंट के साथ मिक्स्ड करके, ठीक है। मशीन का ये वैल्यू था, इतना डेप्रिसिएशन लगा और ये मशीन यूज करने के बाद भी हमें इतना पैसा पेमेंट जो भी कर दिया उसके बाद भी इतना पे करना पड़ेगा क्रेडिटर को। अगर हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं तो ये क्लोजिंग एसेट का वैल्यू मिल रहा है। ये सही हुआ है कैलकुलेशन, क्यों? हमारे एसेट अकाउंट में देखो यही वाला बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है जो क्लोजिंग बैलेंस है 3,24,608, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट इसका और एक लेजर बना लेते हैं जो कि इन द बुक्स ऑफ बी होगा, इन द बुक्स ऑफ बी। तो बी अपने बुक्स में, बी कौन है? सेलर है। सेलर अपने बुक्स में अकाउंट बनाएगा, एक तो है डेटर का अकाउंट, बस वो डेटर का ही अकाउंट बनाएगा और तो उसको कुछ बनाना है नहीं, ठीक है। वो डेटर का अकाउंट बनाएगा तो डेटर को वो क्या लिखेगा पहले कि उसने सेल कर दिया 1/1/11 में, ठीक है। तो 1/1/11 में उसने सेल कर दिया है तो डेटर टू सेल होता है तो 2 HP सेल लिख सकते हैं, 2 HP सेल्स 7,92,500, ठीक है। 7,92,500 का सेल हो गया है। अच्छा, पहले डाउन पेमेंट मिला तो बाई बैंक 1,58,500, फिर इंटरेस्ट ड्यू होता है। इनके लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है तो 2 इंटरेस्ट होगा 31 दिसंबर 2011, 2 इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर 63,400 पहला वाला, और पहला इंस्टॉलमेंट लगेगा 31 दिसंबर 2011 में बाई बैंक। ये था डाउन पेमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 2 लाख, कितना था? 2,21,900, 2,21,900। अमाउंट सब सेम रहेगा, बस हमें इनका अकाउंट जो है जैसे बनना चाहिए वैसे बनेगा, क्योंकि इनके लिए जो भी पैसा बाकी रहेगा इनके लिए वो डेबिट साइड चला जाएगा, क्योंकि एसेट है, पैसा मिलेगा, बैलेंस जो है वो पैसा मिलेगा। तो बैलेंस पैसा ये वाला हो जाएगा हमारा 4 लाख। ये देखो अभी यहाँ से लिखा था ना, यहाँ से देख के लिख सकते हैं 4,75,500। दोनों साइड क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाने पे अमाउंट होगा, अमाउंट जो होगा वो इस अकाउंट से मिल जाएगा, ये वाले अकाउंट से 8,55,900। जस्ट इसका रिवर्स ही तो हो रहा है ना, 8,55,900 हम लोग यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, 8,55,900 हो जाएगा, 8,55,900। अब ये जो है इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, एक तारीख को 1/1/2012 टू बैलेंस BD 4,75,500। 31 दिसंबर 2012 तक इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, टू इंटरेस्ट 47,550। फिर यहाँ पर पेमेंट होगा 31 दिसंबर 2012 बाई बैंक। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 206050, 206050 बाई बैलेंस सिटी। अच्छा, अकाउंट का बैलेंस हम लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं 523050, 523050, 523050। और बैलेंस अमाउंट भी हम लोग वहां से भी देख के लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4 लाख। ये बैलेंस है 4,70,000 नहीं 3,17,000। अच्छा 3,17,000, ये नेक्स्ट स्लाइड वाला जो है 3,17,000, ये सेकेंड वाला है 3,17,000, ये हो जाएगा जस्ट इसका ऑपोजिट ये वाला, ठीक है 3,17,000। अब हम लोग इसका फिर से ब्रॉट डाउन करेंगे 1/1/13 को, टू बैलेंस BD 3,17,000 31 दिसंबर 2013 बाई बैंक। इंस्टॉलमेंट जो पे करना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लेते 31 दिसंबर 2013 टू इंटरेस्ट 31,700 टोटल यहाँ पर। अच्छा, इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ से देख के लिख देते हैं, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 1,90,200, बैलेंस 1,58,500, 1,90,200, 1,58,500 बाई बैलेंस CD। अच्छा, यहाँ पर ऐड करने पे आ जाएगा 3,17,000, 3,48,700,
3,48,700. 1,114. 2 balance BD 1,58,500. 31st of December 2014 में होगा. 31st December 2014 में पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लेते. टू इंटरेस्ट 15,850 टोटल. 1,58,500 into 10%. वन लैख 74,350 बाई बैंक. ये लास्ट इंस्टॉलमेंट इतने का ही होगा. 1,74,350 ये पे करना पड़ेगा. 1,74,350 ये हो गया जो सेलर है उसका अकाउंट. अब सेलर का जो बैलेंस शीट होगा वो कैसे होगा ये देखो. बैलेंस शीट ऑफ बी ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट. लाइबिलिटीज एसेट्स. एसेट फिक्स्ड एसेट तो है नहीं. करेंट एसेट. करेंट एसेट में डेटर हायर परचेज डेटर. हायर परचेज डेटर. तो फर्स्ट ईयर कितना पैसा मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, थर्ड ईयर कितना डेटर है और फोर्थ ईयर 4 साल का है. तो फर्स्ट ईयर में पैसा जो है वो डेटर का पैसा बन रहा है. ये जितना बाकी रहेगा फर्स्ट ईयर बाकी कितना है 4,75,550. तो इतने का डेटर 4,75,550 फिर 3,17,000. 4,75,550 सॉरी 500. 4,75,500 फिर ये 3,17,000 का पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है मतलब डेटर होगा पेमेंट मिलेगा. 1,58,500 थर्ड ईयर का. 1,58,500 थर्ड ईयर. फोर्थ ईयर में तो ये पैसा मिल जाएगा. जैसे फर्स्ट ईयर का जो बाकी था वो मिलने के बाद सेकेंड ईयर में ये बाकी है. सेकेंड ईयर का जो बाकी था वो मिलने के बाद थर्ड ईयर में इतना बाकी है. फोर्थ ईयर में ये पूरा मिल जाता है तो फोर्थ ईयर में बाकी कुछ भी नहीं रहेगा. ये नील हो जाएगा. तो ऐसे होगा बैलेंस शीट. ठीक है. और इसका जो जर्नल है अगर जर्नल करना चाहते हैं हम लोग तो जर्नल यहाँ से ऐसे रीड करके जर्नल हो जाएगा. ये देखो पहले हो जाएगा इन द बुक्स. अब अगर हम लोग ए करते हैं तो ए सबसे पहले एसेट खरीदेगा तो सबसे पहला एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी इस तरह से. फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा तो ये थोड़ा सा कंबाइन करके करना पड़ेगा. पहले एसेट खरीदेगा उसके बाद डाउन पेमेंट करेगा फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा डेप्रिसिएशन ड्यू होगा मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा. उसके बाद इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पे होगा और पीएल में क्लोज होगा. वैसे पीएल तो हम लोगों ने यहाँ दिखाया नहीं है. डेप्रिसिएशन और पीएल अकाउंट लेजर में वो बोला नहीं था. लेकिन अगर हम लोग एंट्री लिखेंगे तो पहले एक बार एंट्री मैंने तुम लोग को लिख के दिखा दिया है तो वैसे ही लिखना पड़ेगा. ये 4 साल का जो कि काफी लेंदी होगा. ठीक है. बहुत सारा एंट्री लाइन बाय लाइन उतना सारा एंट्री लिखते जाना है हमें 4 साल का. तो उसमें काफी टाइम लगेगा. तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो वो और हम नहीं लिखवाएंगे क्लास में. नेक्स्ट दिन हम लोग रिपोजिशन करेंगे जो कि सबसे ज्यादा वाइटल है. ठीक है. ये एक आइडिया होना चाहिए था हमारे पास कि कैसे करके कैलकुलेशन होता है. मेनली रिपोजिशन से ही सम्स आता है और मतलब जो बड़ा क्वेश्चन होगा. अगर छोटा मोटा क्वेश्चन आए तो ऐसा भी आ सकता है लेकिन बड़ा क्वेश्चन जो है वो डिफॉल्ट होने पे रिपोजिशन का ही होता है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपोजिशन करेंगे. ठीक है. आज फिर इतना ही करते हैं. Bye, ma'am.